फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत जल्द ही चीन की आबादी को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। जनता पर जबरन परिवार नियोजन थोपने के पक्ष में नहीं है सरकार और केंद्र के मुताबिक देश में प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट लगातार गिर रही है। जबकि जानकार मानते हैं कि आने वाला वक्त जनसंख्या के मामले में बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। देश के मौजूदा प्रधानमंत्री हो या पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, आजादी से अब तक जो कोई भी हिंदुस्तान का हुक्मरान रहा, उसके जहन में ये बात साफ थी कि देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए आबादी और विकास का तालमेल जरूरी है। यही वजह है कि भारत की धरती से जनसंख्या का बोझ कम करने के लिए हर सरकार ने अपने हिसाब से कदम उठाए, योजनाएं बनाई, अपील की और बताया कि कैसे जनसंख्या को काबू कर हम देश को महाशक्ति बना सकते हैं। हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो उन्होंने अपने परिवार में जनसंख्या वृद्धि से अपने आप को बचा करके परिवार की कितनी सेवा की है। दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है भारत। जनसंख्या के मीटर पर फिलहाल चीन सबसे आगे दौड़ रहा है, लेकिन जानकारों के मुताबिक जल्द ही भारत चीन को पछाड़कर दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। देश के सर्वोच्च न्यायालय में ये मुद्दा हाल ही में उठा जब एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। दरअसल पेशे से वकील बीजेपी नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका डाली, जिसमें उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए देश में 2 बच्चों की नीति समेत दूसरे कदम उठाने की मांग की थी, जो अदालत द्वारा खारिज कर दी गई। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा देकर बताया कि परिवार नियोजन कार्यक्रम स्वैच्छिक है और किसी पर दबाव बनाने से इसकी प्रतिक्रिया होती है। इसी हलफनामे में केंद्र सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया है कि देश भर में परिवार नियोजन के तहत कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा है कि देश के मौजूदा हालातों में ही जो आबादी है वो चीन को पार कर चुकी है। हालांकि ये आंकड़ा आधिकारिक तो नहीं, लेकिन डरावना जरूर है। पिछले साल दिसंबर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार ने कहा था 125 करोड़ लोगों का आधार बन चुका है और आप पूरे भारत में एक भी मोहल्ला आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां 100% आधार बना हुआ है। बच्चों का आधार तब बनवाया जाता है जब वो हाई स्कूल में आ जाते हैं, तो 20% लोगों के पास आधार आज भी नहीं है। 125 करोड़ आधार वाले और 20% बिना आधार वाले, तो जनसंख्या तो हमारी 150 करोड़ हो गई। चीन की जनसंख्या 143 करोड़ है, तो यानी हम चीन से आगे निकल चुके हैं। इस याचिका में चीन का जिक्र करते हुए ये भी कहा गया कि चीन के मॉडल पर ही भारत को भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। चीन की तर्ज पे एक कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा। दुनिया में कई देशों ने बनाया है, हमें उनकी भी बेस्ट प्रैक्टिस अडॉप्ट करना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से चीन का जो कानून है बहुत ही अच्छा इफेक्टिव है, कठोर भी है, मजबूत भी है, इफेक्टिव है। दुनिया की आबादी का करीब 17.5% भारत में रहता है, जो है 138 करोड़ लोग, जबकि चीन का प्रतिशत है 18.3 यानी 144 करोड़ लोग। दोनों पड़ोसी देशों के इतिहास को लेकर एक दिलचस्प तथ्य आपको बताते हैं। 1976 से पहले भारत के संविधान में फैमिली प्लानिंग नाम का कोई शब्द नहीं था। 1976 में 22वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसे जोड़ा गया। उस समय हमारा पड़ोसी मुल्क, जिसकी आबादी लगभग हमारे जितनी थी, उस समय भी दोनों देश मिलके पूरी दुनिया के 36% आबादी थे। दोनों की इकोनॉमी भी बराबर थी, जबकि चीन साइज में हमसे 3 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। सन 1978 में चीन लाया था 1 चाइल्ड पॉलिसी, जिससे पहले 1 दशक तक वहां 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू थी। करीब 30 साल दुनिया में सबसे कठोर माने गए इस नियम को खत्म कर वापस 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू हुई। याचिका में चीन के मॉडल को भारत में भी अपनाने की बात कही गई। अश्विनी उपाध्याय की याचिका में महिलाओं पर हो रहे जुल्मों के लिए जनसंख्या विस्फोट को कारण बताते हुए लिखा गया,
एक बच्चे के जन्म के साथ ही मां को मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है, जबकि ये पति पर निर्भर करता है। कुछ लोग अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं अगर उनकी 3-4 बेटियां हो जाएं और बेटे की चाहत में दूसरी शादी कर लेते हैं। बेटियों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिले, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय मिले, सोचने की, आस्था की, व्यक्त करने की छूट, बराबरी का दर्जा और अवसर मिले, इसके लिए चीन मॉडल पर आधारित एक जनसंख्या नियंत्रण कानून की सख्त जरूरत है। भारत सरकार ने अपने जवाब में इस मुद्दे पर कहा है कि परिवार नियोजन को लेकर भारत किसी तरह का दबाव बनाने के खिलाफ है। असल में अंतर्राष्ट्रीय अनुभव दिखाता है कि कितने भी बच्चे करने के किसी भी दबाव से उल्टा नतीजा निकलता है और इससे डेमोग्राफिक डिस्टॉर्शंस होते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को आगे बताया कि भारत में कुल प्रजनन दर में लगातार गिरावट आ रही है। कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट या TFR, जिसका मतलब है एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है। याचिका पर सरकार का जवाब। तो आंकड़ों की बात करें तो सरकार ने बताया है कि जब साल 2000 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी अपनाई गई, उस वक्त देश में प्रजनन दर यानी TFR था 3.2, जो अगले 18 सालों में गिरकर साल 2018 तक 2.2 हो गया, जिससे जाहिर होता है कि देश भर के दंपति औसतन 2 ही बच्चे चाहते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की एक और रिपोर्ट के मुताबिक ये 2025 तक 1.93 होने और 2030 तक 1.8 होना अनुमानित है। साथ ही सरकार ने कहा कि रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी का दर भी गिर रहा है। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। RLF यानी प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन, जिसका मतलब है वो स्तर जिस पर एक आबादी खुद को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बदल देती है। याचिका पर सरकार का जवाब। तो सरकार ने बताया कि 36 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में से 25 में रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी यानी प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन 2.1 तक आ गया है। करीब 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट को सौंपे अपने जवाब में सरकार ने तो ये कह दिया कि परिवार नियोजन के लिए वो दबाव नहीं बनाएगी, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लगातार इस पर मोर्चा संभाला हुआ है। इसी हफ्ते वो फिर बोले कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है। इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसे वोट के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसे भारत के विकास और सामाजिक समरसता के नजरिए से देख करके देश में एक कड़ा कानून जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए जो समाज के सभी वर्ग पर एक समान लागू हो। आपने गिरिराज को सुना और सरकार का पक्ष भी हमने आपको दिखाया। तो क्या हम सही दिशा की ओर जा रहे हैं? भारत का चीन को पीछे छोड़ना ये तो बहुत छोटी सी चीज है। भारत की जनसंख्या, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है, वो जनसंख्या भारत की उससे भी कई अधिक आगे बढ़ेगी अगले 35 से 40 वर्षों में। जनसंख्या वृद्धि का मूल कारण एक नहीं बल्कि कई है। पहली बात तो सरकार की योजनाएं ऐसी हैं। परिवार नियोजन कराने पे 2000 रुपए मिलता है और बच्चा पैदा करने पे 6000 रुपए मिलता है। दूसरा, जनसंख्या विस्फोट सबसे बड़ी समस्या है। इसके बावजूद इसको प्राइमरी के सिलेबस में नहीं डाला गया। जनसंख्या विस्फोट के क्या क्या दुष्परिणाम है। पोलियो डे मनाया जा रहा है जबकि पोलियो खत्म हो गया। मैं कह रहा हूं हर महीने के पहले संडे को कम से कम जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम शुरू करिए। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून की मांग करने वालों के अपने तर्क तो हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जानकार ये भी मानते हैं कि कोर्सिव फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन के लिए दबाव बनाने पर जो खतरे हो सकते हैं वो हैं, तीसरी बार गर्भवती होने पर पति अपनी पत्नियों को या तो छोड़ देते हैं या उन्हें तलाक दे देते हैं, बेटे की चाह में बढ़ता लिंग परीक्षण और गर्भपात। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए सख्त नियमों के पक्ष में जो हैं वो भी इन नतीजों से वाकिफ हैं और मानते हैं कि इसके लिए ऐसे प्रावधान हो जिनसे महिलाओं का शोषण न हो। रिप्रोडक्टिव राइट्स, प्रजनन का अधिकार, बताया गया कि वो अधिकार महिलाओं का है, तो इसलिए कोई भी फोर्सफुली ये नहीं कह सकता कि उसे कितने बच्चों को जन्म देना है। उसे उसका रिप्रोडक्टिव राइट कब मिलेगा? उसे उसका रिप्रोडक्टिव राइट तब मिलेगा जब उसे हम मना करने का अधिकार देंगे, जब उसे हम एक कानूनी सहारा देंगे कि वो कह सके अपनी सास से
कि माताजी 2 बेटियों के बाद तीसरे बेटे के लिए मैं प्रयास कर तो लेती, लेकिन ये कानूनी कुछ नियम का देश की सरकार ने बनाए हैं, ये बीच में आते हैं। और अगर देश की आवाज सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि अलग अलग शहरों में रहने वाली जनता, चाहे वो महिला हो या पुरुष, नौजवान हो या बुजुर्ग, सभी में जनसंख्या विस्फोट को लेकर भारी चिंता है। साथ ही साथ वो अपनी जिम्मेदारी और भागीदारी को बखूबी समझते भी हैं। पहले तो हम 2 हमारे 2 होना चाहिए था, अब है हम 2 हमारे 1, क्योंकि महंगाई के अनुसार बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा खर्च होते हैं। उतना माँ बाप, मान लीजिए सरकारी है तो कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट जॉब वाले के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है अभी के समय में। जो आदमी बेटे और बेटी में जो फर्क समझता है वो आज जनसंख्या के हिसाब से गलत है। बेटी भी उतनी ही है जो मान्य है जो बेटा होना चाहिए। इट डजंट मैटर कि लड़का हो लड़की हो, 1 हो 2 हो मैक्सिमम, गिव देम बेस्ट। हमें हमेशा बेस्ट देना चाहिए एज अ चाइल्ड टू देम। आगे जो हमारे बच्चे हैं उनको मैं सेटिस्फाई कराऊंगा कि उनको भी 1 या 2 बच्चे उससे ज़्यादा ना हो। मेरी मम्मी और पापा का पॉलिसी पहले से ये था कि हम 2 हमारे 1, क्योंकि अगर आपके पास जितना है ना, जितना चादर है उतनी ही फैलानी चाहिए, राइट। तो वो चाहते थे कि अगर 10 पैदा करने से बेटर है 1 को मतलब पैदा करो, उसी को अच्छे से परवरिश करो। जी, तो आप क्या चाहेंगे कि कितने, मतलब आप 2 बच्चे हों इंशाल्लाह। मैं और मेरे जो हस्बैंड होंगे वो भी वेल एडुकेटेड होंगे और वेल सेटल्ड होंगे, तो ऑब्वियस बात है हम 2 कर सकते हैं। मेरे अपने 4 भाई और हैं, मेरे साथ 5 भाई हैं टोटल। हम आजकल के हिसाब से 2 बच्चे होने चाहिए। बेटे की चाहत में परिवार लंबा करना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है, और बेटा और बेटी आज के समय में तो सेम ही है। बेटियां भी माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा सहारा, और एक बेटों से बढ़कर मैं बोलूंगा कि वो हमेशा माता पिता के लिए। आज देखिए कोई भी कार्यक्रम होते हैं, इवन अंत्येष्टि भी आप देखिए बड़े बड़े कार्यक्रम में सब बेटियां करने लगी हैं। अपने अपने शहरों की आवाज बने ये कुछ लोग जाहिर जरूर करते हैं कि जनता में जागरूकता बढ़ी है, लेकिन देश के हर कोने में परिवार नियोजन की जरूरत को पहुंचाना वक्त की जरूरत है। हमने इस चीज को देखते हुए देश भर की ऐसी महिलाओं का सर्वे किया जिनके 3 या उससे ज्यादा बच्चे थे। हमें पढ़ी लिखी महिला से लेकर और दूर ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र की ग्रामीण महिला, आदिवासी महिला, कोई भी ऐसी नहीं मिली जिसने ये कहा हो कि मैं ज्यादा बच्चों को जन्म देना चाहती हूँ। सबने कहा पति की वजह से, सास की वजह से। एक महिला ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि मैं अपने बच्चों को शुद्ध दूध भी नहीं पिला पाती। हम लोग हर साल 2 करोड़ बढ़ रहे हैं, तो अगले 25 साल बाद बढ़ने वाली उस 50 करोड़ आबादी के लिए वो शौचालय कहां से आएंगे? जिन लोगों को हम गरीबी से ऊपर उठाना चाहते हैं, हम तो दोबारा से उसी स्थिति में दोबारा आकर खड़े हो जाएं। जब अवेयरनेस से काम नहीं चलता तो फिर कोई नीति बनाने की आवश्यकता होती है। किनके लिए बनाने की आवश्यकता होती है? हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। जिस याचिका के जिक्र के साथ हमने अपनी बात शुरू की थी और जिसमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए नियम बनाने की मांग की गई थी, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल उसके जवाब में केंद्र सरकार ने देश में चल रहे कई परिवार नियोजन कार्यक्रमों का भी हवाला दिया। अब ये भी जान लीजिए परिवार नियोजन पर सरकार का खर्च कितना हुआ। साल 2018-19 में 2,260 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए। 2017-18 में 1,741 करोड़ रुपए, 2016 से 2017 में 1,817 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए। परिवार नियोजन को लेकर सरकार दबाव बनाने के पक्ष में नहीं और कार्यक्रमों के जरिए लगातार जनसंख्या नियंत्रण का संदेश फैला रही है। सरकार के मुताबिक देश का टोटल फर्टिलिटी रेट भी लगातार गिर रहा है। ऐसे में अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ी की धरोहर के रूप में हम कैसा भारत देना चाहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।